Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are here to discuss the treatment of goodwill, reserves, accumulated profits, losses, revaluation account, memorandum revaluation account, and preparation of capital account at the time of retirement. If you have to learn the theory concepts related to the retirement and you also wanna learn how to calculate new profit sharing ratio, then you can see my previous video. You can get the link of that video in my description. Now, without wasting any time, let's start the topic. We have to discuss the treatment of goodwill first of all. यहाँ पे टू टाइप्स के आपके ट्रीटमेंट हो सकते हैं. व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपेयर्स इन द बुक्स, जब पहले से ही अपेयर कर रही हो गुडविल बुक्स में, तो हमारी एंट्री क्या जाएगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन ओल्ड रेशो. जो भी गुडविल की आपको वैल्यू दी होगी उसको आपने ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओल्ड रेशो में. फॉर एग्जाम्पल PQR पार्टनर्स इन 2:1:1. क्यू रिटायर हो रहा है, एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट गुडविल जो है वो अपेयर कर रही है बुक्स में अमाउंटिंग टू 10,000. यू हैव टू पास द नेसेसरी एंट्री. तो उस केस में एंट्री क्या जाएगी, 3 पार्टनर्स हैं, उनकी ओल्ड रेशो गिवन है 2:1:1 और क्यू जो है वो रिटायर हो रहा है. तो उस केस में आपको जो गुडविल अपेयरिंग वाली दे रखी है, फिर आपने क्या करना है, एंट्री क्या डालनी है, ऑल पार्टनर्स. दैट मीन पी's कैपिटल अकाउंट, क्यू's कैपिटल अकाउंट एंड आर's कैपिटल अकाउंट टू गुडविल. गुडविल की अमाउंट 10,000 थी, उसको 2:1:1 में आपने डिस्ट्रीब्यूट करके अमाउंट डाल देनी है. देन इज द ट्रीटमेंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर शेयर इन गुडविल. जब भी कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो गुडविल में उसका कुछ ना कुछ शेयर होगा ना, तो उसकी हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, उसके लिए क्या एंट्री पास ऑन की जाएगी, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और ये जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की एंट्री हमने डालनी है वो हम गेनिंग रेशो के अकॉर्डिंग डालेंगे. इसके रिलेटेड आपके पास 3-4 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं जिसमें गेनिंग रेशो वेरी करती है. किसी में एक ही पार्टनर को गेन हो जाता है, किसी में जितने पार्टनर से सबको गेन होगा, किसी में एक आधे को लॉस हो जाएगा या सेक्रीफाइस वो करेगा. तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हैं. तो फर्स्ट टाइप ऑफ एग्जांपल इज PQR आर पार्टनर्स इन 4:3:3. क्यू रिटायर हो रहा है. ऑन द रिटायरमेंट ऑफ क्यू गुडविल वैल्यूड एट ₹72,000. तो 3 पार्टनर्स गिवन है, उनकी रेशो गिवन है, क्यू रिटायर हो रहा है और उस टाइम पे जो गुडविल वो वैल्यूड हो रही है दैट इज 72,000. हमें गुडविल की एंट्री डालनी है. तो वैल्यूड की केस में एंट्री क्या जाती है, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स यहाँ पे कौन कौन से हैं, क्यू रिटायर हो रहा है तो क्यूज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा. तो कॉन्टिन्यूइंग हो गए पी एंड आर, तो पीज कैपिटल अकाउंट एंड क्यूज आर्स कैपिटल अकाउंट वो क्या होंगे, डेबिट होंगे. अब बात आई कि यहाँ पे अमाउंट्स कैसे जाएंगे. तो उसके लिए आपको गेनिंग रेशियो पता होनी चाहिए. गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगी, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है और हमें सिर्फ ओल्ड रेशियो ही गिवन है और कुछ हमें गिवन नहीं है, इस केस में जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको छोड़ दो, बाकी जो बचेंगे दैट इज 4 एंड 3, वो हमारी क्या बन जाएगी, गेनिंग रेशियो. ठीक है. तो क्यू का शेयर कितना है गुडविल में वो आपको चेक करना है, दैट इज 72,000. उसका जो टोटल शेयर था उसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है क्यू के शेयर के साथ. तो उसकी अमाउंट कितनी आ रही है, 21,600. तो ये 21,600 अमाउंट यहाँ पे आपने डाल दी और इस अमाउंट को आपने यहाँ पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनकी गेनिंग रेशियो मतलब 4/7 करके इसकी अमाउंट आ जाएगी, 3/7 करके इसकी अमाउंट आ जाएगी. सेकेंड टाइप ऑफ एग्जाम्पल इज PQR आर पार्टनर्स इन 4:3:3. क्यू रिटायर हो रहा है एंड गिव हिज एंटायर शेयर टू पी. यहाँ तो ये लाइन लिखी होगी कि जो क्यू रिटायर हो रहा है वो अपना सारा का सारा शेयर किसको दे रहा है, पी को दे रहा है. यहाँ लिखा होगा कि न्यू जो रेशो है बिटवीन बाकी जो कॉन्टेनिंग पार्टनर दैट इज पी एंड आर, उन दोनों की जो न्यू रेशो है दैट इज 7:3. इट मीन पहले जो उनकी रेशो थी वो थी 4:3:3. तो 4/10, 3/10 एंड 3/10. अब पी का जो शेयर था वो 4/10 से हो गया 7/10, मतलब उसी का सीधा 3 बढ़ाना. तो सारा का सारा किसको मिल रहा है, ई को ही मिल रहा है. आर जो है उसको, उसका पहले भी 3 था अब भी उसका 3 है. तो इस दैट मीन्स एंटायर शेयर जो है वो किसके पास गया, पी के पास गया. इस केस में हमारी एंट्री क्या आएगी, इसमें गेनिंग पार्टनर तो 1 ही है, तो सिर्फ जो गेन कर रहा है उसी को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे और जो रिटायर हो रहा है उसको यहाँ पे हम क्रेडिट करेंगे. तो एंट्री क्या आएगी, पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट. अमाउंट अब यहाँ पे कैसे जानी है, उसके लिए आपको गुडविल में जो रिटायर हो रहा है उसका शेयर चेक करना पड़ेगा. उसका जो शेयर था दैट इज 72,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10 इज 21,600. वो यहाँ पे अमाउंट जाएगी और यहाँ पे आएगी. ये यहाँ पे बस मैंने एक बार चेक करके दिखाया हुआ है कि गेन कैसे कैसे निकल रहा है. पी का गेन 7/10 माइनस 4/10 इज इक्वल टू 3/10. सिमिलरली अगर हम आर का चेक कर रहे हैं तो न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर जब हम माइनस करते हैं उसके, तो उसका आंसर कितना आ रहा है, 0. दैट मीन उसको कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं हो रहा, उसको ना ही गेन हो रहा है ना ही उसको
सेक्रीफाइस हो रहा है, ठीक है। देन थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज पी क्यू आर पार्टनर्स इन 3 to 1, आर रिटायर हो रहा है, न्यू रेशो दी है, कॉन्टेनिंग पार्टनर्स पी क्यू की 1 and 2, 1:2। देन गुडविल जो है वो वैल्यूड हो रही है 30,000, आपको उसकी एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो इस केस में अब पहले आप चेक करोगे किस किस को गेन हो रहा है और किस किस को सेक्रीफाइस हो रहा है। तो हम पहले पी का चेक कर रहे हैं, इसमें हमें न्यू एंड ओल्ड दोनों ही रेशियोज गिवन है। तो न्यू शेयर में से उसका ओल्ड शेयर जब आप माइनस करोगे तो कितना आ रहा है, 1/3 माइनस 3/6। 1/3 इसका था पहला, उसका जो शेयर था वो कितना था, 3/6, ठीक है। तो माइनस करके आ रहा है नेगेटिव में 1/6, इट मीन्स उसको क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस हो रहा है, ठीक है, वो सेक्रीफाइस कर रहा है। देन क्यू का गेन और सेक्रीफाइस भी सिमिलरली कैलकुलेट हो जाएगा, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। न्यू उसका था 2/3, पुराना जो उसका शेयर था दैट वाज 2/6, तो इसको रिडक्ट करके इट कम्स आउट 2/6 और ये पॉजिटिव में आ रहा है, इट मीन्स कि उसको गेन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पार्टनर गेन कर रहा है, दूसरा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और एक पार्टनर तो जा ही रहा है। तो जो पार्टनर तो रिटायर हो रहा है, ठीक है, दैट इज आर, उसको तो हमने क्रेडिट करना ही करना है टू आर्स कैपिटल अकाउंट लिख के, ठीक है। जिसको गेन हो रहा है वो भी हमें पता है कि हमने उसको डेबिट करना ही करना, मतलब क्यू कैपिटल अकाउंट हमारा डेबिट ही होगा। अब जो सेक्रीफाइस कर रहा है बात उसकी आ रही है, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट ही करेंगे, क्योंकि जो गेन कर रहा है उसको जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उस पार्टनर को कंपनसेट करना पड़ता है। तो वही यहाँ पे मैंने लाइन लिखी है कि क्यू विल कंपनसेट टू पी फॉर द सेक्रीफाइस मेड बाय हिम। जो वो सेक्रीफाइस कर रहा है तभी क्यू को ज्यादा सारा गेन हुआ ना, तो उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। अमाउंट कैसे आएगी, 30,000 जितना गुडविल का शेयर था उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 1/6 के साथ, तो अमाउंट कितनी आ जाएगी, 5,000। तो 5,000 अमाउंट जानी है पी के अकाउंट में, और आर का भी गुडविल में शेयर चेक करो, 30,000 इंटू 1/6 इज 5,000, वो भी 5,000 है। तो ये दोनों ही अमाउंट कौन कंट्रीब्यूट करेगा, क्यू, ठीक है। तो उसके आगे अमाउंट कितनी आ जाएगी, 10,000, ठीक है। एक तो मतलब जो रिटायर हो रहा था उसने उसको तो 5,000 देना ही था, जिसको सेक्रीफाइस हो रहा है उसको भी उसको देना पड़ेगा। वो भी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिमिलरली जितना उसको सेक्रीफाइस हुआ उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जितनी गुडविल की वैल्यू थी। होप दिस वन इज क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ टाइप ऑफ एग्जांपल इज PQR are partners in 4:3:3. R retires. His capital was 80,000 and his share in profits and reserves was 40,000. However, continuing partners agreed to pay him rupees 1,55,000 on retirement. Pass the necessary entry for goodwill. देखो क्वेश्चन में कहीं पे भी गुडविल की बात नहीं की, ठीक है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि गुडविल की एंट्री पास ऑन करो, मतलब कहीं ना कहीं से तो गुडविल निकलेगी। तो अब हम अगर चेक करते हैं कि उसका जो कैपिटल अकाउंट है वो 80,000 का बैलेंस था, ठीक है, और उसके प्रॉफिट्स या रिजर्व्स वगैरह मिला के 40,000। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो उसकी अमाउंट कितनी बन रही है, 1,20,000, ठीक है। तो बाकी जो पार्टनर हैं वो फिर भी कह रहे हैं कि हम उसको 1,55,000 पे करेंगे, बनता उसका 1,20,000 है। तो अगर 155 पे कर रहे हैं दैट मीन कुछ एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, वो जितनी अमाउंट एक्स्ट्रा है इन दोनों को कंपेयर करने पे दैट इज 35,000, वो हमारी क्या है, हिडन गुडविल, जो कि उसको पे की जा रही है। ये क्या निकलेगा डायरेक्टली, आर्स शेयर इन गुडविल। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका डायरेक्टली शेयर ही निकलेगा, इसमें हमें दोबारा शेयर निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, यहाँ से आप टोटल गुडविल भी निकाल सकते हो उसके रेसिप्रोकल शेयर के साथ मल्टी करके, ठीक है। तो एंट्री हमारी सेम ही रहेगी, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स जो रिटायरिंग पार्टनर, कॉन्टिन्यूइंग यहाँ पे कौन कौन से हैं, पी एंड क्यू, रिटायर कौन हो रहा है, आर। तो आर के आगे ये 35,000 जाएगा और ये 35,000 किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, गेनिंग रेशो में। और यहाँ पे गेनिंग रेशो कितनी बनेगी, सिर्फ होल्ड रेशो गिवन है और कुछ नहीं बता रखा, तो आर का शेयर छोड़ दो 4:3, तो इस रेशो में इसको आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना। क्लियर। नेक्स्ट इज द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसका अदर नेम भी है एक, इस अकाउंट को हम और क्या बोल देते हैं, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारा कौन सा अकाउंट बनता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है ना। इसी अकाउंट का एक अदर नेम है दैट इज P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। तो पहले हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं क्या होता है, रिवैल्यूएशन का मीनिंग क्या है, टू री एग्जामिन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। देखो बैलेंस शीट में जब भी वैल्यूज नोट की जाती हैं वो ट्रू वैल्यूज पे नोट की जाती हैं, जिस टाइम पे हमने उसको खरीदा उस टाइम पे उसकी जो वैल्यू थी वो ही हम रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में उनकी वैल्यूज इंक्रीज डिक्रीज होती रहती हैं, कभी अप्रिशिएट हो जाएगी कभी डिप्रिशिएट हो जाएगी। तो उसके लिए हमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू को क्या करना पड़ता है, री एग्जामिन करना पड़ता है, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या है, टू फाइंड आउट द एक्चुअल
प्रॉफिट एंड लॉस ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। कहने का मतलब अगर एसेट एंड लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है और उस वजह से हमें कोई प्रॉफिट या लॉस आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उसकी एक्चुअल वैल्यू को कंसिडर करेंगे। वो कैसे कंसिडर की जाएगी, ट्रू वैल्यूज जितनी बुक्स में शो हैं, ठीक है, और एक्चुअल में उसकी जेन्युइन प्राइस अब क्या है उसको आप कंपेयर करोगे, उसी से हमारा कोई प्रॉफिट या लॉस निकलेगा और वो बाकी सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो होता है, ठीक है, वो भी ऑर्डर रेशो में। इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाएगा, ठीक है, सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। देन एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर शोन इन न्यू बैलेंस शीट एट द रीवैल्यूड फिगर। जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है तो उस वजह से हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू जो है वो थोड़ी बहुत चेंज हो जाती हैं। तो जितनी भी चेंज होंगी, चाहे इंक्रीज हो रही है चाहे डिक्रीज हो रही है, हम उनको जब भी न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे, रिटायरमेंट के बाद कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स की न्यू बैलेंस शीट बनती है ना, तो उस केस में हमने क्या करना है, रीवैल्यूड फिगर्स ही लेनी है जब भी आपने बैलेंस शीट बनानी, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट क्या है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपकी क्रेडिट साइड है, ये आपकी डेबिट साइड है, ठीक है। जो भी क्रेडिट साइड पे आपने आइटम्स डालनी है वो वाली आइटम्स डालनी है जिन आइटम्स में वैल्यू के चेंज होने से आपको कोई फायदा हो रहा है, ठीक है। लाइक अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आपको फायदा ही होगा ना। आपके एसेट का अगर 10,000 का एसेट था तो आपका 15 का हो गया तो 5,000 का आपको फायदा ही हुआ, प्रॉफिट ही हुआ। वो चीज़ें आप क्या डालोगे, क्रेडिट साइड पे डालोगे, ठीक है। सिमिलरली अगर लाइबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी वो भी यहीं पे जाएगी, ठीक है। अगर प्रोविजंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी वो भी क्रेडिट साइड ही जाएगी। इनकी ऑपोजिट वैल्यूज यहाँ जाएंगी। डेट मीन अगर इंक्रीज इन एसेट्स यहाँ जा रहा था तो डिक्रीज इन एसेट्स हम यहाँ डालेंगे। डिक्रीज इन अगर लाइबिलिटीज क्रेडिट कर रहे थे तो इंक्रीज इन लाइबिलिटीज डेबिट करेंगे। डिक्रीज इन अगर प्रोविजंस हम क्रेडिट कर रहे थे तो इंक्रीज इन प्रोविजंस क्या होंगी, डेबिट होंगी। तो यहाँ से इधर वाली साइड और इधर वाली साइड को प्लस माइनस वगैरह करके आपकी बैलेंसिंग फिगर्स निकलेंगी। अगर तो वो डेबिट साइड पे आ रही है इट मीन्स आपको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, दिस इज बैलेंसिंग फिगर। तो वो जो प्रॉफिट होगा आप सारे ही पार्टनर्स में इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, सारे ही पार्टनर्स में आप ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है। यही अगर इस साइड पे बैलेंसिंग फिगर बच जाती डेट मीन आपको लॉस हुआ, ठीक है। तो वो भी सारे पार्टनर्स में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड रेशियो में होगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, आप सब भी नोट कर लो। अगर आपको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स में इंफॉर्मेशन गिवन है, एक तो बैलेंस शीट में भी आपको चीज़ों की इंफॉर्मेशन दी होगी कि स्टॉक की वैल्यू इतनी है या डेप्रिसिएशन की वैल्यू इतनी है, ठीक है, या फर्नीचर की वैल्यू इतनी है, ठीक है। तो आपको एडजस्टमेंट में भी उनकी रिवैल्यूट करके वैल्यूज बताई होती हैं कि इतने परसेंट वैल्यू बढ़ गई है, इतने परसेंट कम हो गई या इतनी हो गई है वैल्यूज। तो उस केस में अगर अमाउंट के आगे बाय लिखा है ना तो मीन्स आपको एज इट इज अमाउंट ही रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालनी है, ठीक है। चाहे इस साइड आए चाहे इस साइड, आप चेक कर लेना इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, एसेट में इंक्रीज आया लाइबिलिटी में आया, तो उस हिसाब से अमाउंट जाएंगी। अगर बाय लिखा हुआ वर्ड मतलब एज इट इज ही अमाउंट उठा के आपको डालनी है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। लेकिन अगर उस अमाउंट के आगे एट या टू वर्ड आया हुआ है तो आप सब्ट्रैक्ट करके डालोगे। वैसे ये बहुत ज़्यादा सिंपल सा पॉइंट है, काफ़ी बच्चों को तो ये क्लियर ही होगा, लेकिन कुछ बच्चों को इसमें डाउट भी आ जाते हैं कि कभी अमाउंट माइनस करके डाली है कभी सीधी उठा के डाली है। तो आपको इसमें पता होना चाहिए, ठीक है, कि अगर बाय लिखा है तो एज इट इज अमाउंट उठानी है, और अगर टू या एट लिखा हुआ है तो आपने उसकी अमाउंट सब्ट्रैक्ट करके डालनी है, ठीक है जी। देन इज मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये भी इसके आगे का ही एक स्टेप है, ठीक है। इसमें हम वैल्यूज क्यों डालते हैं, ताकि हमें पता लग सके कि जो एक्चुअल एसेट्स एंड लायबिलिटीज हमारी बुक्स में लाइक कर रही हैं उनकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, ठीक है। एक तो वैल्यू होगी जो हमने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर रखी है, लेकिन एक्चुअल में उनकी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। और रिवैल्यूएशन के आगे जो हम मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं वो हम तब बनाते हैं अगर पार्टनर्स म्यूचुअली एग्री करते हैं कि हमने अब तो रिवैल्यूएशन कर ली, क्योंकि एडमिशन रिटायरमेंट डेथ वगैरह के टाइम पे रिवैल्यूएशन करना कंपलसरी होता है, ठीक है। तो अगर तो उन्होंने रिवैल्यूएशन कर ली है बट वो चाहते हैं कि जब उसके बाद पार्टनर चला जाएगा उसके बाद जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स की बैलेंस शीट बनेगी, जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी, उसमें वो चाहते हैं कि हम ये रिवैल्यूड फिगर्स नहीं लिखना चाहते, ठीक है, उनको नहीं शो करनी ये रिवैल्यूड फिगर्स अपने न्यू बैलेंस शीट में। तो उस केस में रिवैल्यूएशन के आगे का एक पार्ट दैट इज मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। क्लियर है जी। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बन रहा है तो आप जो भी एसेट्स लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हुई है वो आप न्यू बैलेंस शीट में भी शो करते हो। लेकिन अगर पार्टनर चाहते हैं हमें नहीं अल्टर करना उन फिगर्स को, हमें नहीं चेंजेस करके शो करना अपने बैलेंस शीट में, तो उस केस में मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो जब भी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा तो दोबारा जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी वहाँ पे ओल्ड फिगर्स में ही वैल्यूज शो होंगी, ठीक है। देन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट के दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट पार्ट जो है वो सेम टू सेम आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ठीक है।
वैसे ही आपने इंटरेस्ट डालनी है, जिस साइड पे पहले बोला है वैसे ही आपने उसी साइड पे इंटरेस्ट डालनी है, और बैलेंसिंग फिगर आपकी प्रॉफिट या लॉस निकलेगी, और उसी को आपने सारे पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। देन इज उसका सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट में हम क्या करते हैं, जो आपने रिवैल्यूएशन में इंटरेस्ट डाले उनको आप पहले तो रिवर्स कर दोगे, ठीक है। फिर जो प्रॉफिट या लॉस आएगा ऑफकोर्स ऑपोजिट साइड पे ही आएगा। अगर पहले आपको प्रॉफिट आया होगा तो सेकंड पार्ट में आपका लॉस निकलेगा, अगर पहले आपका लॉस आया होगा तो सेकंड पार्ट में आपको प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो वो अब जो आपको ट्रांसफर करना है, पहले आप ओल्ड में कर रहे थे, सेकंड पार्ट में आप उसको न्यू रेशियो में करोगे, ठीक है। मतलब इसमें रिटायरिंग पार्टनर का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। क्लियर? तब आगे देखते हैं इसका फॉर्मेट क्या है। दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये इसकी डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। देखो जैसे मैंने आपको बताया इसके टू पार्ट्स हैं, यहाँ तक का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, एंड उसके आगे ये वाला जो पार्ट है दैट इज द सेकंड पार्ट, ठीक है। हम इसको मेंशन नहीं करते हैं, जब हम एक्चुअल में अकाउंट बनाते हैं तो हम इसको फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट करके ऐसे मेंशन नहीं करते, ये जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा गया है, ना ही आपको ऐसे क्रॉस दिखाना है, जस्ट आपको इजिली क्लियर हो जाए तो मैंने यहाँ पे ऐसे हाईलाइट्स वगैरह करें, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये तो सिमिलर ही है, इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन लायबिलिटीज, डिक्रीज इन प्रोविजंस आपकी क्रेडिट हो रही हैं, डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटीज, इंक्रीज इन प्रोविजंस आपकी सारी डेबिट हो रही हैं, बैलेंस फिगर आपके प्रॉफिट्स या जो आपके लॉसेस हैं वो निकल रहे हैं, ठीक है। तो जो भी प्रॉफिट्स हैं वो आपके कैपिटल अकाउंट में हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और अगर कोई भी लॉसेस है उसको भी आप कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है। देन यहाँ तक की जो इंटरेस्ट थी, प्रॉफिट निकालने से पहले पहले वाली जो इंटरेस्ट थी वो आपने यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। और इधर वाली जो इंटरेस्ट थी वो यहाँ डाल देनी है, क्योंकि अभी आपको बोला ना कि ये जो एंट्रीज है वो रिवर्स हो जाएंगे सेकंड पार्ट में, इधर वाली एंट्रीज यहाँ आ जाएंगी, ये वाली एंट्रीज यहाँ आ जाएंगी, फिर जो आपका प्रॉफिट लॉस है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ प्रॉफिट आया होगा तो यहाँ पे आपका लॉस निकलेगा, अगर इधर लॉस आया होगा तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट निकलेगा, लेकिन यहाँ पे हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे ओल्ड रेशो में, और यहाँ पे जाके हम उसको करेंगे न्यू रेशो में, ठीक है। बस यही इसमें थोड़ा सा एक फ़र्क है। और ये जब अकाउंट बनेगा तो उसके बाद जो भी बैलेंस शीट बनेगी उसमें आपकी जो भी फिगर शो होंगी वो ओल्ड फिगर्स पे ही शो होंगी, जो भी एसेट्स लायबिलिटीज आप रिकॉर्ड करोगे वो पुरानी फिगर्स पे करोगे, न्यू फिगर्स पे नहीं करोगे। देन इज द ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड क्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। फर्स्ट वन इज द ट्रीटमेंट ऑफ द रिजर्व्स एंड क्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। रिजर्व्स एंड क्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में आपके आ सकते हैं जनरल रिजर्व, पी एंड एल का अगर क्रेडिट बैलेंस गिवन है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, ये सारी चीज़ें हैं। और अगर पार्टनर्स चाह रहे हैं इनको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, बैलेंस शीट में ये गिवन है, तो हम उसको क्या करते हैं, ये सारी लाइबिलिटी साइड पे गिवन होती है, द क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको खत्म करने के लिए आप क्या करोगे, डेबिट करोगे ना, ये सारी चीज़ें डेबिट कर दोगे। और डाल देनी किसको है, ये सारे पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, इंडिविजुअली सारे पार्टनर्स आएंगे, अगर 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी तो 2 एज कैपिटल, 2 बीज कैपिटल, 2 सीज कैपिटल, ठीक है। और ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, ओल्ड रेशो में, ठीक है। यहाँ पे ये जो दो पॉइंट्स हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इनके रिगार्डिंग कई बार एडजस्टमेंट भी गिवन होती है, ठीक है। तो जब भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के रिगार्डिंग आपको कोई एडजस्टमेंट गिवन है तो उसको आपने अच्छे से रीड करना है। उसमें अगर उन्होंने बोला है कि कोई भी आपकी लाइबिलिटी है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट, तो लाइबिलिटी आप पहले से माइनस कर लोगे, फिर अगर कोई रिजर्व बचेगा तो यहाँ डालोगे आप डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट वगैरह का पॉइंट है, अगर मार्केट वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हुई है तो उस केस में आप उसकी सारी पहले एडजस्टमेंट्स करोगे, फिर अगर कोई रिजर्व बचेगा तो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, अदरवाइज यहाँ पे आप उन दोनों को नहीं डालोगे, ठीक है। जनरल रिजर्व एंड पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस तो सिंपली दिया होता है, जस्ट आपको यहाँ पे डेबिट करना है। क्लियर? देन इज the treatment of debit balances of the P&L account and the advertisement suspense account। तो इस केस में ये आपकी एसेट साइड पे अमाउंट्स दी होती हैं, P&L का डेबिट बैलेंस जो होएगा वो कहाँ दिया होगा, एसेट साइड पे दिया होगा ना, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी आपका एसेट साइड पे दिया होता है। तो एसेट्स के ऑलरेडी डेबिट बैलेंसेस होते हैं, उनको अगर आपको खत्म करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। P&L अकाउंट क्रेडिट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, दोनों को ऐड करके जितनी भी अमाउंट बनेगी वो अपने सारे पार्टनर्स में, जितने भी पार्टनर्स होंगे ए बी सी, सबके कैपिटल अकाउंट में इंडिविजुअली डालनी है ओल्ड रेशो। क्लियर? देन इज प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये टॉपिक वैसे आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है, जिसमें सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना के आपको दिखाया था कि कौन कौन सी चीज़ें डेबिट साइड पे आप डालते हो, कौन कौन सी चीज़ें आप क्रेडिट साइड पे डालते हो। यहाँ पे जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबका अकाउंट एक बार क्रिएट करके इकट्ठा ही बना रखा है, ताकि आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए कि कहाँ कहाँ पे जो है वैल्यूज चेंज होंगी, कहाँ पे कॉन्टेनिंग पार्टनर्स में ऑन जानी है, कहाँ पे नहीं जानी, ठीक है। तो जो बैलेंस ब्रोड डाउन होगा वो तो क्रेडिट साइड पे तीनों पार्टनर्स का ही दिया होगा, वो आपने सभी में डालना है।
अगर जनरल रिजर्व है वो भी आप सभी में डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओल्ड रेशो में, जैसे अभी आपको बताया। P&L का अगर क्रेडिट बैलेंस है वो भी आप सभी में डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओल्ड रेशो में। वर्कमैन कंपनसेशन की अगर फ्री अमाउंट गिवन है, कोलैबिलिटी नहीं है उसके अगेंस्ट, तो वो भी आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी है सभी पार्टनर्स में ही ओल्ड रेशो में। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की भी अगर फ्री अमाउंट है कोई, वो भी आप सभी पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। देन गुडविल की जो एंट्री है वो आपकी एंट्री होती है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स टू रिटायरिंग पार्टनर्स। ठीक है, अगर ए बी सी पार्टनर्स हैं, उनमें से ए बी कंटिन्यू कर रहे हैं और सी रिटायर हो रहा है, तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? एज अकाउंट डेबिट, बीज अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो सी के अकाउंट में आपने क्या डालना है? बाय बीज कैपिटल अकाउंट, बाय बीज कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट क्या जाएगी? जितना सी का शेयर होगा गुडविल में उसको आप गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके सिर्फ सी के कॉलम में ये अमाउंट डालोगे, ए और बी में अमाउंट्स नहीं जाएंगे। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर आपने बना रखा है और उसमें आपको कोई प्रॉफिट आया हुआ है तो वो यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। देन अगर सी का कैपिटल अकाउंट, ओके, यहाँ पे अब ये 2C हमने जो लिखना है वो कैसे लिखना है? ए और बी के अकाउंट में जब एंट्री आएगी वो 2C कैपिटल अकाउंट लिख के ही आएगी। जैसे यहाँ पे हमने सी में डाली तो ए भी लिख के डाली, ए बी में डालेंगे तो सी लिख के डालेंगे, तो सी कैपिटल अकाउंट अमाउंट जाएगी अब ए और बी में, अब सी में नहीं जाएगी, सी में उस साइड पे जा चुकी है। ठीक है, क्योंकि ये कंपनसेट करें इनके अकाउंट में से डिडक्ट होगा और इसको तो मिल रहा है तो इसके अकाउंट में क्रेडिट होगा। ठीक है, और गुडविल अगर पहले से अपेयर करिए बैलेंस शीट में तो यहाँ पे आप सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। फिर अगर P&L का आपको डेबिट बैलेंस गिवन है वो भी आप सभी पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट अगर आपको एसेट साइड पे गिवन है वो भी आपने सभी पार्टनर्स में डेबिट कर देना है ओल्ड रेशो में। अगर इवेल्युएशन अकाउंट से आपको कोई लॉस आया हुआ है वो भी आपने सभी पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। फिर पॉइंट आता है कैरी डाउन्स का या पेमेंट्स का या लोन अकाउंट का। ठीक है, तो जो तो बाकी पार्टनर्स कॉन्टिन्यूइंग थे, ये भी आपको बताया ना मैंने, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर अगर हम लेट करके चले तो उन्हीं का क्रेडिट जो आपका कैरी डाउन बैलेंस है वो क्रिएट होगा। ठीक है, सी का कोई भी कैरी डाउन बैलेंस नहीं आएगा। ठीक है, और अब जो पेमेंट करनी है वो आप यहाँ तो सी को करोगे सारी की सारी पेमेंट, तो सिर्फ और सिर्फ टू कैश आ जाएगा या बैंक अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपने कैश पे करा है या आपने चेक पे करा है, तो यहाँ पे टू कैश या बैंक आ जाएगा। अगर आपने उसका लोन अकाउंट क्रिएट करना है तो टू लोन आ जाएगा। अगर आपने उसको थोड़ी पेमेंट कैश में कर दी तो टू कैश, बाकी की जितनी भी पेमेंट बचेगी वो टू लोन। ठीक है, ऐसे आपका यहाँ पे अकाउंट जो है वो सारे के सारे क्लोज हो जाएंगे। क्लियर? That's all for today. If you like the content and the explanation, then please like this video and share it with your friends. Thank you. Have a great day.